In this video, we are going to cover exercise 4.3. This is the last topic of chapter 4, quadratic equations, class 10th, NCERT mathematics. And the topic is solution of quadratic equation by using quadratic formula. Quadratic equation के solutions, roots find out करने हैं by using quadratic formula. But the question is, हमें quadratic formula की need है ही क्यों? क्या हमने पिछली एक्सरसाइज में सीखा था ना कि अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना चाहते हैं, हम उसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म कर देते हैं, उसकी हेल्प से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं. तो हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला की नीड क्यों है? क्या हम सारे इक्वेशंस फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं? अब मैं आपको एक इक्वेशन देती हूँ, x² + 7x + 3 = 0. फैक्टराइजेशन का मेथड होता है आपको 3 कांस्टेंट टर्म को लीडिंग कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना होता है और आपको दो ऐसे नंबर ढूंढने होते हैं a और b, जिनको प्रोडक्ट करके आपके पास 3 बने और a + b करके आपके पास 7 बने. क्या आपके पास इंटीजर्स में कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है जिसकी हेल्प से आप इसको फैक्टराइज कर सको, आप मिडल टर्म को स्प्लिट कर सको? हमारे पास इंटीजर्स में तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. तो क्या ऐसी इक्वेशंस के कभी रूट्स निकल ही नहीं सकते? क्या इनके रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते? बट हमने तो पढ़ा था कि एक इक्वेशन की जितनी डिग्री होती है उसके उतने ही रूट्स होते हैं. अगर इसकी डिग्री 2 है तो इसके 2 रूट्स हैं, है ना. अगर डिग्री 3 है तो 3 रूट्स हैं. अगर लीनियर है तो 1 रूट है. अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर इसमें फैक्टराइजेशन नहीं होती तो फिर इसके रूट्स कैसे निकालते हैं? ऐसी बहुत सारी इक्वेशंस हैं और इन्हीं इक्वेशंस को फैक्टराइज, इन्हीं इक्वेशंस के रूट्स निकालने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करते हैं, राइट. अब क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास सारी इक्वेशंस पे एप्लीकेबल है. क्वाड्रेटिक फार्मूला उन इक्वेशंस पे भी एप्लीकेबल है जहाँ पे हम फैक्टराइज कर सकते हैं और उन इक्वेशंस पे भी एप्लीकेबल है जहाँ पे हम फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आपको वेरिएबल की फॉर्म में कोई इक्वेशन दे रखी है तो भी तो आप फैक्टराइज नहीं कर सकते ना, तब भी आप क्या यूज़ करोगे? क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करोगे. इसका मतलब क्वाड्रेटिक फार्मूला इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ द मेन टॉपिक ऑफ क्लास 10th, जो कि हर बच्चे को बहुत अच्छे से आना चाहिए. नाउ द क्वेश्चन इज, क्वाड्रेटिक फार्मूला की डेरिवेशन क्या है? बेटा देखो, पहले हमारे पास NCERT में टॉपिक था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. जो क्वाड्रेटिक फार्मूला की डेरिवेशन है वो भी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से ही होती है. अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हमारे पास सिलेबस में है नहीं है, तो अगर वो मेथड नहीं है तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला को डायरेक्ट यूज़ करते हैं टू फाइंड आउट द सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट. As this is the standard form of the quadratic equation, ax² + bx + c = 0, where a is not equal to 0. अब जब हम इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से सॉल्व करते थे तो हमारे पास x की 2 वैल्यूज आती थी, राइट. 2 फैक्टर्स बनते थे, 0 के साथ इक्वेट करने के बाद हमारे पास x की 2 वैल्यूज आती थी. अब वो वैल्यूज हम विदाउट यूजिंग फैक्टराइजेशन डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर किसी इक्वेशन में फैक्टराइज नहीं हो रहा है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म नहीं लग रहा है, तो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला वी कैन फाइंड आउट इट्स रूट्स, राइट. अल्फा मीन्स दिस इज द फर्स्ट वैल्यू ऑफ x एंड दिस इज द सेकेंड वैल्यू ऑफ x. अब वो कैसे निकालनी होती है? दिस इज -b + b² - 4ac / 2a एंड बीटा इज -b - b² - 4ac / 2a. दोनों वैल्यूज में सिर्फ डिफरेंस किसका है? इस प्लस के साइन का, और यहाँ पे माइनस का साइन है. -b + b² - 4ac / 2a -b - b² - 4ac / 2a. यहाँ पे ये अल्फा और बीटा है, ऐसा नहीं है कि ये फिक्स्ड है. आप किसी को भी अल्फा बीटा ले सकते हैं, आप इसको भी बीटा ले सकते हैं और इसको अल्फा भी ले सकते हैं, राइट. Now the next one is, what about this one factor which is there under the root? b² - 4ac. This factor plays a very very important role because by using this factor we can find out the nature of the roots. Nature of the roots means what type of roots we are getting here, whether the roots are real or the roots are equal or the roots are not real, right. This one is the factor which is deciding that what type of roots do we have. b² - 4ac, which is called the discriminant and generally denoted by capital D. कैपिटल D का वैल्यू क्या होता है? b² - 4ac. और इसको क्या बोलते हैं? इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं. और इसको किसके लिए यूज़ करते हैं? टू
figure out what type of roots does the quadratic equation have, whether the roots are real or the roots are equal or the roots are not real, right? Let's start with one question. आप इस फॉर्मूला का एक बार फिर से ध्यान से देख लो. Roots, this is the formula to find out the value of x. आप इसको कई बार हम ऐसे भी लिख सकते हैं. If you want to write the both values together, तो you can write it as minus b प्लस माइनस टुगेदर यू कैन राइट इट एज प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो फिर आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है. ये x की दो वैल्यूज़ इकट्ठी लिखी जा सकती हैं इस तरह से, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. जहाँ फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है हमारे पास, d है ना. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कैपिटल D अपॉन 2a. दिस इज अनदर वे टू राइट इट. मतलब हर एक चीज़ है तो सेम ही, बट उसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, इस तरह से भी लिखा जा सकता है. डी हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट है जिसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac. डिस्क्रिमिनेंट डिसाइड करता है किस तरह की जीरोस, किस तरह के रूट्स हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हैं. स्टार्ट करते हैं इक्वेशन के साथ. क्वेश्चन करने से पहले हम एक बार ये वाला टॉपिक भी देख लेते हैं, नेचर ऑफ रूट्स. नेचर ऑफ रूट्स मीन्स किस तरह के रूट्स हमारे पास होंगे. हमारे पास अभी हमने डिस्कस किया है कि डिस्क्रिमिनेंट एक ऐसा फैक्टर होता है जिसकी हेल्प से हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के किस तरह के रूट हैं, राइट. और डी की वैल्यू क्या होती है, कौन सा फैक्टर होता है, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac. बी ए सी ये क्या होते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0. ए होता है लीडिंग कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. बी होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, लीनियर जो टर्म होती है उसका कोफिशिएंट. और सी क्या होता है, कांस्टेंट टर्म. इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ए बी सी की वैल्यूज लेते हैं, राइट. एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, एक्स का कोफिशिएंट बी है और सी क्या है, कांस्टेंट टर्म. अलोंग विद देयर साइंस वी हैव टू कंसिडर देयर वैल्यूज. अगर डी में इनकी वैल्यूज पुट करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अगर कोई पॉजिटिव नंबर आ जाता है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, इसका क्या मतलब है कि जो d है वो हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है. अगर d हमारे पास कोई पॉजिटिव नंबर आ जाता है 0 को छोड़ के, तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स. डिस्टिंक्ट का क्या मतलब होता है, अनइक्वल रियल रूट्स. दो रूट्स होंगे, दोनों अलग अलग होंगे, राइट. द नेक्स्ट वन इज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0. मतलब d की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है. टू इक्वल रियल रूट्स, इस केस में हमारे पास रूट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, इसका क्या मतलब है, डी हमारे पास कोई नेगेटिव नंबर आ जाता है, -5 -3 -100 कुछ भी. नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, इसका क्या मतलब है, कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता. यहाँ पे जो रूट्स है वो कौन से रूट्स हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं. इज इट क्लियर. इसका मतलब है अगर डी आपके पास कोई, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इफ डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का क्या मतलब है, दिस इज द साइन ऑफ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0. अगर डी कोई नंबर है जो 0 है, जो 0 से बड़ा है, तो हमारे पास रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे. और अगर डी हमारे पास लेस देन 0 है, मतलब नेगेटिव है, तो रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, राइट. और इसमें हमारे पास दो केसेस आ जाते हैं, ग्रेटर देन 0 का, ग्रेटर देन 0 का भी आ जाता है और इक्वल टू 0 का भी आ जाता है. मतलब d चाहे 0 है या 0 से बड़ा है तो रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे. और अगर d 0 से छोटा है, मतलब कोई नेगेटिव नंबर है, तो रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे. अब एक बार ये वाला केस डिस्कस कर लेते हैं. जब हमारे पास d 0 होगा तो टू इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे. हमने डिस्कस किया था कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके रूट्स हमारे पास किस तरह के होंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, राइट. अब हमने बोला कि अगर d 0 हो गया, इफ d इज इक्वल टू 0, अगर d 0 हो गया तो ये चीज़ 0 हो जाएगी ना, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस बी प्लस माइनस रूट 0 अपॉन 2a. तो x की वैल्यूज क्या आ जाएंगी, माइनस बी अपॉन 2a. इसका मतलब दोनों वैल्यूज क्या आएंगी, माइनस बी अपॉन 2a एंड माइनस बी अपॉन 2a, दोनों वैल्यूज सेम आएंगी. अल्फा भी माइनस बी अपॉन 2a और बीटा भी माइनस बी अपॉन 2a. और d वाली टर्म, जो d वाला फैक्टर था वो क्या हो गया, खत्म हो गया. इज इट क्लियर. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ. द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.3 इज फाइंड द नेचर
of the roots of the following quadratic equations. If the real roots exist, find them. ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, हमें नेचर ऑफ रूट बताना है. तो नेचर ऑफ रूट बताने के लिए हमें डी चेक करना पड़ता है. डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस, सबसे पहले तो इसमें ए बी सी की वैल्यू निकाल लो. आप चेक करा करो कि आपकी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए. अगर नहीं है तो आप इसकी गलत वैल्यूज नोट कर लोगे. इस चीज़ का ध्यान रखना है. ए क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए इज 2. बी क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, दैट इज -3. और सी क्या होता है? कांस्टेंट टर्म, राइट. और अगर आपका सी राइट हैंड साइड पे है तो पहले उसको ट्रांसपोज करें. मीन्स आपको अपनी इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है पहले, राइट. ये हमारे पास ए बी और सी की वैल्यू आ गई. डी चेक करते हैं. डी का फैक्टर, डी की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac. बी की वैल्यू पुट करो, -3 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 5. दिस इज 3 3 ज़ा 9 माइनस 5 2 ज़ा 10. दिस इज 40. और ये हमारे पास कितना आ गया? -31. डी की वैल्यू आ गई -31. अब डी हमारे पास क्या आ गया? नेगेटिव है ना. नेगेटिव है तो क्या कंडीशन होती है? डी लेस देन 0, राइट. वी कैन से इट इज नेगेटिव. तो क्या बोलोगे? नो रियल रूट्स एग्जिस्ट. नो रियल रूट्स exist. Hope it is clear. Let's do the next one. 3x square minus 4 root 3x plus 4 is equal to 0. हमारी इक्वेशन फिर से स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है. a हमारे पास आ जाएगा 3, b हमारे पास आ जाएगा -4 रूट 3 और c हमारे पास आ जाएगा 4. a b c तीनों की वैल्यू आ गई. अब निकालें d विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. b कितना है? -4 रूट 3 का होल स्क्वायर -4. a हमारे पास 3 है और c हमारे पास 4 है. ऐसे नंबर्स का स्क्वायर कैसे ओपन करते हैं? ऐसा नहीं है कि आप स्क्वायर के साथ रूट को काट देंगे बेटा. यहाँ पे ना 2 फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं. तो ये जो स्क्वायर है ना, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में के अकॉर्डिंग दोनों को डिस्ट्रीब्यूट होगा, 4 को भी और रूट 3 को भी. तो यहाँ पे इस रूट 3 के साथ स्क्वायर को काट नहीं देना है. पहले तो नेगेटिव साइन का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16, रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 -4 4 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48. तो हमारे पास ये कितना आ गया? 48 -48. तो d की वैल्यू कितनी आ गई? d इज इक्वल टू 0. अब d जब 0 होता है तो क्या रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं? यस. उन्होंने बोला इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम. यस, रियल रूट्स विल एग्जिस्ट. अब उनको फाइंड कैसे करेंगे? बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a. मैंने यहाँ पे प्लस माइनस दोनों वैल्यूज इकट्ठी ली. अब d की जगह पे 0 पुट करो. पुट d इज इक्वल टू 0. हमारे पास d की वैल्यू कितनी आई थी? 0 आई थी ना. तो 0 पुट करोगे तो x कितना आ जाएगा? -b प्लस माइनस, पहले तो आप सबकी वैल्यू पुट करो ना. b कितना है हमारे पास? माइनस. यहाँ पे माइनस का साइन पहले से है. अब b की वैल्यू भी माइनस में है. तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है. जब भी नेगेटिव साइन के लिए तो आपने एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है कि कहीं आप साइन गलत तो नहीं लगा रहे हैं. ये वाला माइनस का साइन अलग है और b का माइनस का साइन अलग है. एक ही कंसिडर नहीं करना है. यहाँ पे ये पहले इसका साइन लिखा मैंने, फिर b की वैल्यू है वो भी नेगेटिव है, वो लिखिए. प्लस माइनस d तो हमारे पास 0 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3. तो ये वाली टर्म तो खत्म हो गई ना. तो हमारे पास कितना बच गया? x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4 रूट 3 अपॉन 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6. तो x की जो वैल्यूज़ हमारे पास आ गई वो क्या आ गई? 2 रूट 3 अपॉन 3, 2 बार लिखोगे. 2 रूट 3 अपॉन 3. वन इज अल्फा अनदर वन इज बीटा. दोनों वैल्यूज़ क्या रहेंगी? सेम रहेंगी, क्योंकि जब d 0 होता है, जब डिस्क्रिमिनेट 0 होता है तो इक्वल रूट्स होते हैं. लेट्स डू नेक्स्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. अगेन स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है. a हमारे पास 2 आ जाएगा, b हमारे पास -6 आ जाएगा और c हमारे पास 3 आ जाएगा. d निकालो. b स्क्वायर माइनस 4ac. दिस इज -6 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3. 6 6 ज़ा 36 माइनस 8 3 ज़ा 24. तो d की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 12.
इट इज़ 12, राइट। अब d हमारे पास 12 आ गया है, ये ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव नंबर है, तो देयरफॉर 2 real and distinct roots will exist। अब हम फाइंड आउट करेंगे, उन्होंने बोला था अगर रियल रूट्स हैं तो हमने फाइंड आउट करने हैं। तो x का क्या फॉर्मूला होता है, -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। x इज इक्वल टू माइनस, b की वैल्यू भी -6 है, तो यहाँ पे -6 प्लस माइनस रूट डी इज 12 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय a इज ऑल्सो 2, तो x आ गया माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस 12 को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यू कैन राइट इट एज 2 इंटू 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4, तो x आ जाएगा 6 प्लस माइनस, एक पेयर बन गया ना, तो यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, 2√3/4। अब आप देखो ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, तो आप इस 2 को कॉमन लेंगे, आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब आपने ऊपर से 2 कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा 2 बाहर, यहाँ पे आ गया 3 प्लस माइनस √3/4, 3 प्लस माइनस √3/4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो x की वैल्यू आ गई 3 प्लस माइनस √3/2। तो x की दो वैल्यूज कौन कौन सी बनेंगी, द वन वैल्यू ऑफ x इज 3 प्लस √3/2 एंड अनदर वैल्यू इज 3 माइनस √3/2। अगर कभी आपके पास डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर आता है तो आप उसको रैशनलाइज करेंगे। these roots are correct। let's do the next one। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार पेपर में आते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 रियल इक्वल रूट्स। उन्होंने आपको पहले से ही कंडीशन दे रखी है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दोनों रूट्स जो हैं रियल और इक्वल हैं, और आपने इस कंडीशन को यूज़ करते हुए k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो बेटा, आपको पता है कि रियल और इक्वल रूट्स की क्या कंडीशन होती है, डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास 0 हो जाता है। तो सबसे पहले तो उन्होंने यहाँ पे पहले से ही गिवन दे रखा है कि रूट्स आर इक्वल, तो हम डिस्क्रिमिनेंट 0 के साथ इक्वेट करके यहाँ से k की वैल्यू निकालेंगे, राइट। हमेशा आपने इन क्वेश्चंस का तो ध्यान रखना है, बहुत बार पेपर में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर आपके पास रूट्स, आगे भी इसके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, उन्होंने बोला होता है रूट्स रैशनल्स हैं, रूट इरेशनल हैं, तो उसके अकॉर्डिंग कंडीशंस लगाओ। अगर आपके पास कुछ ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं वो तब कवर करेंगे जब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। अभी आप पहले सिंपल टॉपिक पे फोकस करो कि अगर हमारे पास रूट्स रियल और इक्वल हैं तो हमने क्या करना होता है। ये अगर कंडीशन आपको पहले से ही गिवन है इक्वल रूट्स की, तो अपने डिस्क्रिमिनेंट को 0 के साथ इक्वेट करना होता है, राइट। तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी है, a कितना है 2 और b कितना है k, c कितना है 3। इक्वेशन पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में थी। एज रूट्स आर रियल एंड इक्वल देयरफॉर d इज इक्वल टू 0। इक्वल रूट्स के लिए क्या 0 होता है, डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। तो यहाँ से b² माइनस 4ac को आप 0 के साथ इक्वेट करोगे, वहाँ से आपके पास इक्वेशन बनेगी, वहाँ से k की वैल्यू निकालोगे, वेरी सिंपल। b कितना है हमारे पास k, तो ये आ गया k² माइनस 4, a 2 है और c 3 है, इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारे पास k² माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 इज इक्वल टू 0। यहाँ से k² इज इक्वल टू 24, k हमारे पास आ जाएगा अंडर द रूट 24। अब यहाँ से आपने प्लस माइनस दोनों साइंस लगाने हैं। इज इट क्लियर। अब रूट 24 को हम आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो जिस चीज़ को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं उसको हम करेंगे। रूट 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 8, यहाँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो यहाँ पे 2 का पेयर बन रहा है, तो एक 2 बाहर आ जाएगा, अंदर कितना बचेगा 6। k की दो वैल्यूज़ हैं, वन इज
2√6 and another is -2√6. इनमें से कोई भी वैल्यू रिजेक्ट नहीं होगी, आपको दोनों आंसर्स लिखने हैं. कुछ बच्चे सिर्फ पॉजिटिव रूट्स लिखते हैं और नेगेटिव वाली वैल्यू को भूल जाते हैं, तो वहाँ से भी मार्क्स कट जाते हैं, राइट. आपने छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है. देखो बेटा, सबसे बड़ी बात है कि क्लास 10th में जो मेन चीज़ रहती है ना, छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं जिसका आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है. आप मेन क्वेश्चन कर लेंगे, आपको टॉपिक सारे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि एंड तक जाते जाते आप इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं, इतने सैम्पल पेपर सॉल्व कर लेते हैं कि ऑलमोस्ट 90% बच्चा जो होता है ना, वो एक अच्छा होल्ड बना लेता है सारे टॉपिक्स के ऊपर और NCERT की बुक के ऊपर, राइट. बट वही जो छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं ना, वो ध्यान में नहीं रखता, जहाँ से उसके नंबर कट जाते हैं. तो आपने ये छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है. कौन सी वैल्यू रिजेक्ट होनी है, कौन सी वैल्यू रिजेक्ट नहीं होनी है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है. आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है जो आपको गिवन क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको उसको ध्यान से पढ़ना है, उसको ध्यान से समझना है. क्योंकि अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो आंसर आप धक्के से लिखोगे, आधा अधूरा सा लिख दोगे, तो उसके भी नंबर नहीं मिलते हैं ना. तो जैसे बोलते हैं ना कि टॉपर का तो एक नंबर काटने के लिए एक छोटा सा स्टेप भी गलत हो जाए तो वहाँ से भी नंबर कट जाता है. तो छोटी छोटी चीज़ों का आपने बहुत ध्यान रखना है. लेट्स डू द नेक्स्ट वन. नाउ द सेकेंड पार्ट इज kx ब्रैकेट x - 2 + 6 = 0. अब kx यहाँ पे अंदर दोनों टर्म्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा. इसको सिर्फ पहली टर्म से मल्टीप्लाई करके छोड़ नहीं देना है, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है. kx × x इज kx स्क्वायर, kx × -2 is -2kx + 6 = 0. अब यहाँ से a बताओ कितना है, k, और b कितना है -2k, और c कितना है 6. a b c तीनों की वैल्यू आ गई. अब निकालें as, गिवन कंडीशन क्या है, as रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो d कितना हो जाएगा 0. जब भी रूट्स इक्वल दिए होंगे तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0. b² - 4ac = 0. b की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, -2k का स्क्वायर -4. a कितना है हमारे पास k, और c कितना है हमारे पास 6 = 0. सिंप्लीफाई करो इसको, 2 2 = 4, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 2 = 4, k². This is 4k² minus 4 6 24k = 0. अब यहाँ से आप देखो, आप दोनों इक्वेशंस में से 4k कॉमन निकाल पा रहे हो. आपने 4k कॉमन निकाल दिया, अंदर कितना बच गया, k - 6 = 0. अब इस बच्चे ने सारा क्वेश्चन कर लिया है. अब बच्चे को ये वाला स्टेप भी बहुत ज़रूरी है क्लियर हो. अब बच्चे क्या करेंगे, 4k को 0 के साथ डिवाइड कर देंगे और k की वैल्यू 6 दे देंगे कि k की a की वैल्यू आई है. बस वहीं से बहुत है, एक नंबर काटा जा सकता है, बहुत आराम से काटा जा सकता है. तो बस इन्हीं चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को आपने ध्यान से सीखना है, राइट. अब देखो इस इक्वेशन में आप 4 को तो 0 के साथ डिवाइड कर सकते हो, बट आप k को दूसरी साइड पे जाके डिवाइड नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते, वेरिएबल को आप दूसरी साइड पे जाके डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप k को इस साइड पे जाके डिवाइड करोगे तो क्या पता k की वैल्यू 0 हो, और 0/0 फॉर्म हो जाती है. डिनोमिनेटर में आपके पास 0 नहीं आ सकता, डिवाइजर कांट बी 0, राइट. डिवीजन विद 0 इज़ नॉट पॉसिबल. तो यहाँ पे k आप 0 के साथ डिवाइड नहीं कर सकते. तो फिर हम करेंगे कैसे, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा k - 6 0 / 4. मैं सिर्फ 4 को उधर लेके गई हूँ. 4 एक फैक्टर है जो न्यूमेरिकल फैक्टर है. न्यूमेरिकल फैक्टर को हम ट्रांसपोज कर सकते हैं और 0 से डिवाइड कर सकते हैं. बट अगर हमारे पास यहाँ पे k कोई वेरिएबल है ना, ये वेरिएबल को आप ट्रांसपोज नहीं कर सकते क्योंकि इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है. तो 0/any नंबर इज 0. k × k - 6 = 0. यहाँ पे दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है, दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, और मैथ्स में दो नंबर का प्रोडक्ट तभी 0 होता है if one of them is 0. either k = 0 और k - 6 = 0. यहाँ से k की वैल्यू 0 आ जाएगी और यहाँ से k की वैल्यू 6 आ जाएगी. इस तरह से k की दो वैल्यूज आएंगी और दोनों में से कोई भी वैल्यू रिजेक्ट नहीं होगी. इज इट क्लियर? ध्यान से करना है ये वाला स्टेप. एक बार और सुन लें, एक बार और ध्यान दें और इस स्टेप को अच्छे से सीख लें.
right? Let's do the next one. This question is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth and area is 800 meters square? If so, find its length and breadth. अब एक चीज़ उन्होंने यहाँ पे बोली है कि क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है। ये क्यों पूछा उन्होंने, क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है? आपको क्या लगता है इसका आंसर? ये सिचुएशन पॉसिबल है, इसका मतलब है सबसे पहले आप यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे, नेचर ऑफ रूट्स चेक करेंगे, रियल रूट्स होंगे तो आप उनको फाइंड आउट करेंगे। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, सीधी इक्वेशन बना देंगे, उसको सॉल्व कर देंगे और जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर नहीं करेंगे। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ एंड एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर? इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। सॉल्यूशन है, हम लेट कर लेते हैं, लेट द ब्रेड्थ इज x। अब हमें कैसे पता चलता है कि हमें ब्रेड्थ ही लेट करनी है, लेंथ क्यों नहीं लेट करी मैंने? उन्होंने बोला है लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। उन्होंने लेंथ को ब्रेड्थ की टर्म में हमें पहले ही गिवन दिया हुआ है, तो लेंथ जो है वो ब्रेड्थ की डबल है, तो पहले हमें ब्रेड्थ पता होनी चाहिए, फिर ही हम लेंथ लिखेंगे ना। तो ज़्यादा इजी रहेगा कि आप ब्रेड्थ लिख लें फिर लेंथ फिगर आउट कर लें। अगर आप यहाँ पे ब्रेड्थ पहले लिखो, लेंथ पहले लिखोगे, फिर ब्रेड्थ निकालोगे, उसको 2 से डिवाइड करोगे, तो वो थोड़ा सा आपको भी कंफ्यूजन हो सकता है वहाँ पे। तो लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, इसका मतलब पहले हमने ब्रेड्थ लेट कर लिया x, तो लेंथ कितनी हो गई? देयरफॉर द लेंथ इज ट्वाइस द ब्रेड्थ, मतलब 2x। अब एरिया दिया हुआ है, 800 मीटर स्क्वायर। एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला होता है? दैट इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। तो कैन वी से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x मल्टीप्लाई बाय 2x इज इक्वल टू 800, दिस इज 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, x स्क्वायर इज इक्वल टू 800 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज 400, x स्क्वायर इज इक्वल टू 400। अब यहाँ से आपने सीधा स्क्वायर ट्रांसपोज करके आप वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, बट उन्होंने हमसे सबसे पहले क्वेश्चन पूछा था क्या ये पॉसिबल है, तो हम सबसे पहले उसी क्वेश्चन का आंसर देंगे कि हाँ ये पॉसिबल है। और वो कैसे निकालेंगे? हम यहाँ पे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, ए बी सी निकालेंगे, a इज 1, लीनियर टर्म है नहीं है तो b इज 0 और c इज माइनस 400। अब d निकालो, b स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना है? 0 का स्क्वायर माइनस 4, a 1 है और c कितना माइनस 400। ये आ गया, 0 का स्क्वायर इज 0, माइनस माइनस प्लस, 4 4 ज़ा 1600। तो जो d है हमारा वो ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, तो आप क्या लिखोगे? यस इट इज पॉसिबल। अब उन्होंने बोला था अगर ये पॉसिबल है तो आप इसकी लेंथ और ब्रेड्थ भी निकालिए। अब ये पॉसिबल तो है, अब लेंथ और ब्रेड्थ निकालने के लिए आप चाहे क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ कर लें। अगर आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ नहीं करना है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। देखो x स्क्वायर इज इक्वल टू 400 है, स्क्वायर को ट्रांसपोज करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। जहाँ फिर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लो। क्वाड्रेटिक फार्मूला से हमारे पास x की जो वैल्यू रहेगी वो आएगी माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। x इज इक्वल टू माइनस बी, बी तो हमारे पास 0 है तो ये तो 0 बन गया, प्लस माइनस d हमारे पास 1600 है डिवाइडेड बाय 2 और a हमारे पास 1 है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 ही हो जाएगा। तो x कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 1600 का क्या मतलब है? 40। 1600 की अगर आप 4 4 और 10 10 तो 40 आएगा ना, डिवाइडेड बाय 2, इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 20। x की 2 वैल्यूज़ आ गई आपके पास, एक आ गई 20 और एक x की वैल्यू आ गई माइनस 20। क्या यहाँ पे कोई वैल्यू रिजेक्ट होगी? अगर रिजेक्ट होगी तो क्यों रिजेक्ट होगी? माइनस 20 रिजेक्ट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि नेगेटिव हमारे पास ब्रेड्थ लेंथ कुछ भी नहीं हो सकता, तो हम इसको क्या लिखेंगे? रिजेक्ट। अब हमारे पास x बच गया ब्रेड्थ। अगर हमारे पास, अब हमारे पास आंसर कैसे लिखेंगे? आंसर है ब्रेड्थ इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी आ गई?
20, तो लेंथ कितनी आएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 20 दैट इज 40 मीटर, ब्रेड्थ इज 20 मीटर। डोंट, आपने गलती नहीं करनी है कि आप यूनिट्स ना लिखें। डोंट फॉरगेट टू राइट इट्स यूनिट्स, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मस्ट राइट required units as per the statement. Let's do the next one. The next question is the following situation possible? If so, determine their present ages. The sum of the ages of two friends is 20 years. 4 years ago, the product of their ages is in years was 48. Question है कि क्या ये situation possible है? अगर है तो फाइंड आउट करिए। क्या फाइंड आउट करना है? उन्होंने यहाँ पे क्या दिया है, दो फ्रेंड्स की एज का सम दिया है। कितना दिया है? द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। 4 years ago, 4 years ago का क्या मतलब है? 4 years बैक। आपने कहाँ जाना है? पीछे जाना है, राइट? 4 साल पहले की बात कर रहे हैं। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वॉज 48। उनकी एजेस का प्रोडक्ट इन ईयर्स वॉज 48। 48 था उनकी एजेस का प्रोडक्ट, राइट? अब 4 year बैक जाने का क्या मतलब है? हमने दोनों को 4 साल छोटा करना है, और छोटा करने का मतलब है हमने दोनों की एज में से क्या माइनस करना है? हमने 4 माइनस करना है। तो स्टार्ट करते हैं। लेट एज ऑफ फर्स्ट पर्सन इज इक्वल टू एक्स। तो दूसरे की क्या हो जाएगी? देयरफॉर द एज ऑफ सेकेंड पर्सन will be 20 minus x ना, ऑब्वियसली। अगर दोनों की एज का सम 20 है तो एक ही, अगर दोनों का एज का सम 20 है, अगर एक ही x है तो दूसरे की 20 माइनस एक्स आएगी, x माइनस 20 नहीं आएगी, राइट? अब उन्होंने बोला 4 years ago, 4 years ago, 4 साल पहले की बात करनी है और इसके ऊपर कंडीशन लगानी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 4 साल पहले दोनों की एज का प्रोडक्ट 48 है। पहले तो आप फर्स्ट पर्सन को 4 साल छोटा करिए, x माइनस 4। अब सेकंड को भी 4 साल छोटा करिए, 20 माइनस एक्स माइनस 4। और जो उनकी 4 साल पहले एज थी उसका प्रोडक्ट 48 है। यहाँ से अपनी इक्वेशन फ्रेम करो, x माइनस 4, यहाँ से 20 माइनस 4 इज 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। इनको मल्टीप्लाई करिए बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। पहले x को 16 से करोगे, पहले x को दोनों के साथ, फिर माइनस 4 को। x को 16 से करोगे तो 16x, x को माइनस एक्स से करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 4 को 16 से करोगे माइनस 64, माइनस 4 को x से करोगे तो प्लस माइनस एक्स है ना यहाँ पे, माइनस 4 माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 4x इज इक्वल टू 48। अब इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करो, ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर 16 प्लस 4 इज 20 माइनस 64 माइनस 48 इज इक्वल टू 0। दिस इज 20x। यह आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, ये दोनों के साथ सेम साइन है, ऐड होंगे, 112 इज इक्वल टू 0। लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव है तो सारी इक्वेशन को दूसरी साइड पे ट्रांसपोज कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। जहाँ ऐसे भी बोल सकते हैं कि माइनस का साइन कॉमन लेके दूसरी साइड पे ट्रांसपोज करके खत्म कर दो, है ना, 0 के साथ डिवाइड हो जाएगा वो। अब आपके पास ये इक्वेशन बन गई है। अब a कितना है 1, b कितना है माइनस 20 और c कितना है 112। d होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ से सबकी वैल्यूज पुट करो और d चेक करो, क्या हमारे पास d कोई पॉजिटिव नंबर आ रहा है, जहाँ फिर d हमारे पास नेगेटिव नंबर आ रहा है, या 0 आ रहा है, जो भी आ रहा है उसको फिगर आउट करें। क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 1 और 112, 20 का स्क्वायर 400 माइनस 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 8 48। दिस इज माइनस 48। डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, लेस देन 0 आ गई। दिस इज नेगेटिव। अगर डी नेगेटिव है तो इट मीन्स व्हाट, इट इज नॉट पॉसिबल।
No real root exists. Therefore, it is not possible. Is it clear? Let's do the last one. In this question we have, is it possible to design a rectangular park of perimeter 80? Perimeter क्या होता है? Length of all sides, right? The total length of the entire boundary. Area and area 400 meter square. If so, find its length and breadth. अगर possible है तो आप इसकी length और breadth निकालिए. अब उन्होंने बोला है कि क्या एक ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क बनाना पॉसिबल है जिसका पेरीमीटर 80 है और एरिया 400 मीटर स्क्वायर है. ये क्वेश्चन ज़्यादा इजी रहता है. आप यहाँ पे दो वेरिएबल्स लेके चले, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे हमारे पास लेंथ और ब्रेड्थ में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं बताया. उन्होंने क्या क्या गिवन दिया हमें? पेरीमीटर और एरिया गिवन दिया है. तो लेंथ और ब्रेड्थ का कोई डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं बन रहा ना. तो इससे ज़्यादा अच्छा है कि आप यहाँ पे लेंथ को x ले लें और ब्रेड्थ को y ले लें. राइट, लेट लेंथ इज इक्वल टू x एंड ब्रेड्थ इज इक्वल टू y. पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L प्लस बी. बेटा जो बच्चे हाफ हार्टेडली पढ़ते हैं ना, पूरे दिल से पढ़ते नहीं है ना, उनके फॉर्मूलाज भी मिक्स हो जाते हैं. लेंथ एरिया की जगह पे पेरीमीटर का लगाएंगे, पेरीमीटर की जगह पे एरिया का लगाएंगे. इतना नहीं कि थोड़ी सी बुद्धि का इस्तेमाल कर लें, थोड़ा सा दिमाग लगा लें और एक फॉर्मूला को ध्यान से देख के याद कर लें. अरे बहुत स्ट्रांग होती है बच्चों की, जिसको हम बोलते हैं ना ब्रेन की पावर, बट वो ध्यान नहीं देते हैं. और बहुत सारी चीज़ों में ध्यान देते हैं बट ध्यान से पढ़ते नहीं हैं. कि एक बार थोड़ा सा ध्यान से याद रख लें, अच्छा ये है, तो चीज़ें याद रहती हैं. एक बार देखोगे, दो बार देखोगे, वो कभी भूलेंगे ही नहीं. तो पेरीमीटर का ये फॉर्मूला है. और दूसरा हमारे पास, अगर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गिवन है 80, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी? 2x प्लस बी. 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा. 40 इज इक्वल टू x प्लस वाई. 40 2 डिवाइड हो जाएगा तो 40 आ जाएगा ना, x प्लस वाई. दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. अब एरिया की बात करते हैं. एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ. अब लेंथ हमारे पास दे रखी है x और ब्रेड्थ दे रखी है y और एरिया दे रखा है 400. तो ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी. अगर हम दोनों इक्वेशंस की बात करते हैं तो एक इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 40 और दूसरी इक्वेशन है x इंटू वाई इज इक्वल टू 400. आपने देखा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जितने भी चैप्टर हैं वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं प्रोडक्ट गिवन है ना. पिछले वाले क्वेश्चन में भी था, पिछली एक्सरसाइज देखेंगे उसमें भी था. प्रोडक्ट का मतलब है कि हमारे पास स्क्वायर हो जाते हैं वेरिएबल्स को जब हम प्रोडक्ट करते हैं उनका. तो अब फर्स्ट इक्वेशन में से y की वैल्यू निकालो और सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो. दिस इज 1, दिस इज 2. देखो फ्रॉम 1 y इज इक्वल टू 40 माइनस x पुट इन 2. अब इसको सेकेंड इक्वेशन में पुट करो. देखो आपके पास क्या इक्वेशन आ रही है. जब आप इसको 2 में पुट करोगे तो आपके पास आएगा, इस वैल्यू को आपने इसमें पुट करना है ना, x मल्टीप्लाई बाय 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 400. अब यहाँ पे अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400. ट्रांसपोज करके इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो. यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव है तो बेटर कि आप सारी इक्वेशन को इस साइड पे ट्रांसपोज कर दो. एक्स स्क्वायर माइनस 40x, 400 पहले से इस साइड पे था, प्लस 400 इज इक्वल टू 0. ए हमारे पास 1 है, बी हमारे पास माइनस 40 है और सी हमारे पास 400 है. डी निकालिए. डी स्क्वायर माइनस 4ac. डी निकालना ज़रूरी है क्योंकि उन्होंने पूछा है कि क्या ये पॉसिबल है कि नहीं है. तो यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बी स्क्वायर. बी स्क्वायर मीन्स माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4. ए इज़ 1 एंड सी इज़ 400. वट इज़ 40 स्क्वायर? 4 4 ज़ा 16 और 2 बार जीरोज आएंगी. 160 मत लिख देना. 4 4 ज़ा 1600. तो डी हमारे पास आ गया 0. अगर डी 0 है तो यस इट इज़ पॉसिबल.
अब अगर आपके पास पॉसिबल है तो फाइंड आउट करिए। क्या फॉर्मूला है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। यहाँ से x की वैल्यू निकालो, क्या आ रही है, x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज b, माइनस 40। तो माइनस 40 प्लस माइनस d कितना है हमारे पास, d इज 0 डिवाइडेड बाय 2, a इज 1। तो x इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 20। x क्या लिया था हमने, x क्या लेट करा था हमने, लेंथ, देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू 20 मीटर। और ब्रेड्थ कितनी है हमारे पास, y। अब y की वैल्यू कैसे निकालोगे, आपने पीछे एक इक्वेशन बनाई थी, वहाँ पे चेक करो आपके पास y की क्या इक्वेशन बनी थी, वहाँ से पुट करके आप y की वैल्यू फाइंड आउट करो। जो फर्स्ट इक्वेशन थी ना हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 40, जो हमारे पास पेरीमीटर से बनी थी, वहाँ से x की वैल्यू पुट करो, पुट इन 1 है ना, यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू 20, तो y आ गया 40 माइनस 20, तो y भी कितना आ गया आपके पास, 20। इसका मतलब हमारे पास लेंथ और ब्रेड्थ दोनों सेम आ गई। तो क्या ये स्क्वायर था या फिर रेक्टेंगल था, लेंथ और ब्रेड्थ जब सेम होती हैं तो हमारे पास फिगर कौन सा बनता है, स्क्वायर, राइट। लेंथ भी 20 मीटर है और ब्रेड्थ भी 20 मीटर है, और ये केस पॉसिबल है। इसके साथ ही हमारी लास्ट एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है। बेटा रोज़ पढ़ें, थोड़ा पढ़ें बट ध्यान से पढ़ें। चाहे आप 3 घंटे पढ़ते हैं, देखो 24 घंटे हैं आपके पास, 7-8 घंटे सोने के बाद भी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है, तो सारा टाइम फ़ोन वगैरह देखने में वेस्ट ना करें। थोड़ा पढ़ें, चाहे 2-3 घंटे पढ़ें, बट अपना एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाएं, हर एक सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम दें। दिन में चाहे आप 4 घंटे पढ़ें, चाहे 5 घंटे पढ़ें। अगर 4 घंटे पढ़ते तो आपके पास 20 घंटे हैं वेस्ट करने के लिए, बहुत ज़्यादा हैं। तो कम से कम आपके जितने बच्चे को 15-16 साल का बच्चा है तो कम से कम 8 घंटे तो पढ़ना चाहिए ना। इतना तो आपके सिटिंग आवर्स होने ही चाहिए कि आप 8 आवर्स के लिए पढ़ रहे हैं। इसलिए आप अपना प्रॉपर टाइम टेबल बनाएं, हर एक सब्जेक्ट को टाइम दें। जो सब्जेक्ट आपका वीक है उसको ज़्यादा टाइम दें, और मैथ्स तो रोज़ पढ़ना ही है। रिटन प्रैक्टिस करें, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करें। ओके बाय, टेक केयर।